गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको मृदा संसाधन के विषय में पढ़ाऊंगी। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आपको संसाधन का वर्गीकरण एवं भूमि संसाधन के विषय में पढ़ाया था। आज उसी पाठ से संबंधित भाग 3 मृदा संसाधन पढ़ाऊंगी। मृदा यानी कि मिट्टी धरातल के 15 सेंटीमीटर गहरी या मोटी उस परत को कहते हैं जिनसे पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वैसे मिट्टी की गहराई लगभग 3 से 6 मीटर मानी जाती है, किंतु पौधों को आवश्यक भोजन जैसे खनिज लवण, वनस्पति के सड़े गले अंश, प्रकाश आदि धरातल की ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब पौधे बोते हैं या बीज बोते हैं उस समय आप 15 सेंटीमीटर के लगभग आप खोदते हैं और पौधे बोते हैं। उससे ज्यादा गहराई में बोने पर आपके पौधे या बीज सड़ जाते हैं। इसलिए पृथ्वी की लगभग 15 सेंटीमीटर परत को ही उपजाऊ माना जाता है। मिट्टी के निर्माण में वनस्पति, सेलों के टूटे हुए कण तथा जलवायु का विशेष महत्व होता है। मिट्टी का निर्माण वनस्पति और चट्टानों के टूटे हुए कणों से होता है, लेकिन इनके साथ साथ जलवायु का भी इसमें विशेष महत्व होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि मिट्टी पृथ्वी पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पुरानी चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से बनती है। अर्थात जितना महत्व वनस्पति के सड़े गले अंश एवं चट्टानों के अंश का है, उतना ही महत्व मिट्टी के निर्माण में जलवायु का है। इसी कारण जहाँ जिस तरह की जलवायु पाई जाती है, मिट्टी भी उधर उसी प्रकार की पाई जाती है। और इसी आधार पर भारत में लगभग 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं: पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। सर्वप्रथम आती है आपकी पर्वतीय मृदा। जैसे कि आप नक्शे में देख रहे हैं, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, कई प्रकार की मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी के निर्माण में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। भारत में लगभग 2 हेक्टेयर भूमि पर पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी में चाय, फल, सूखे मेवों की खेती की जाती है। दूसरा आपका आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के लाए गए निक्षेपण के संचय से हुआ है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है तथा लगभग भारत के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। मिट्टी में चूना, पोटास, फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें गेहूं, गन्ना, जूट, चावल, तिलहन आदि की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के समुद्री तट पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और हर प्रकार की कृषि के योग्य होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है: बागर मिट्टी और खादर मिट्टी। बागर मिट्टी वह कहलाई जाती है जिन क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उन्हें बागर मिट्टी कहते हैं। दूसरा आता है आपकी खादर मिट्टी। जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, नवीन काप मिट्टी प्राप्त होती है, उसे खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी बागर मिट्टी की अपेक्षा अत्यधिक उपजाऊ होती है। तीसरा आपका आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी पदार्थों के जमने के कारण हुआ है। इसी कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा इसमें लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि की मात्रा, जीवांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्योंकि ये आग्नेय सेलों के निर्माण से निर्मित होती है, इसलिए इसमें जीवांश की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी चिपचिपी होने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। चौथा आपका आता है लाल मिट्टी। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसके लाल रंग होने के कारण है रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। का विस्तार तमिलनाडु, उड़ीसा आदि राज्यों में है।
यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा इसमें ज्वार बाजरे की खेती की जाती है। पांचवा आपका आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, आप जहाँ ये काला काला देख रहे हैं भरा हुआ, ये सारा क्षेत्र लेटराइट मिट्टी का है। लेटराइट मिट्टी बड़े कण वाली मिट्टी होती है, इसलिए ये अनुपजाऊ होती है। लेटराइट मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और चूने की मात्रा कम होती है, जो कि पौधों का मुख्य भोजन है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा ज्वार बाजरा, दलहन और गेहूं की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। अब आता है आपका मरुस्थलीय वनस्पति। इस मिट्टी में क्षारीय एवं लवण युक्त तत्वों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में विस्तार थार के मरुस्थल एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में है। ये मिट्टी भी अनुपजाऊ होती है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा ज्वार बाजरा, मूंगफली और उड़द आदि की कृषि की जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस मिट्टी का संरक्षण, क्योंकि इस मिट्टी का अपरदन अत्यंत हो रहा है, जिसके कारण इसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अब आता है कि अपरदन क्या है। अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव और इसके बहाव को मृदा का अपरदन कहा जाता है। मानवीय क्रियाओं के कारण मृदा का अपरदन अत्यधिक हो रहा है, जैसे वनों का अत्यधिक विनाश, पशुओं की अनियंत्रित चराई, अत्यधिक सिंचाई, भूमि का अत्यधिक ढालू हो जाना। ये सारे अपरदन के कारण है, जिससे पृथ्वी की ऊपरी परत या भूमि या मिट्टी का कटाव अत्यंत हो रहा है। इसका संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस मिट्टी का कटाव और बहाव रोकना अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना ही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। और इसका संरक्षण करने के लिए कटाव युक्त भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना चाहिए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए, खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए, पशुओं की चराई पर रोक लगाकर आदि तरह से हमें इस मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। मिट्टी का संरक्षण ही मिट्टी के कटाव को बचा सकता है। इसके अतिरिक्त भूनिम्नीकरण को देखते हुए भारत में मिट्टी संरक्षण के लिए सन 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। आज के लिए आपका इतना काफी। आपका फर्स्ट चैप्टर बच्चों आज समाप्त हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं अगले टर्न पर करूंगी। बाय बच्चों, एक जगह मैं गलती से मरुस्थलीय वनस्पति भूल गई हूँ। मरुस्थलीय वनस्पति नहीं, मरुस्थलीय मृदा है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। इसके लिए सॉरी।